चलिए, तो आप सबका नमस्कार। इसमें ज़्यादातर तो पहचाने हुए लोग हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। पर ये भी लग रहा है कि मैं शायद जो बातें कहूँ वो आप सब जानते होंगे, क्योंकि आज मैं सोचने लगी कि थोड़ा ज़्यादा पर्सनल मेरी जो अपनी जर्नी है, मेरी जो अपनी यात्रा है, उसके बारे में बात करूँ, तो उससे बहुत से लोग आप में से परिचित होंगे। पर फिर भी मैं ये कहना ज़रूर चाहती हूँ कि हम जो भी काम आज करते हैं, जिस तरह का भी काम करते हैं, जिस दिशा में भी काम करते हैं, वो सब इसी का नतीजा है कि हम किस माहौल में बड़े हुए। हम जब मतलब बचपन से क्या देखा, क्या सुना, क्या इम्बाइब किया अपने बड़ों से, और वही सब फिर आपके काम में नज़र आता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेमी जी मेरे फादर थे और रेखा जी मेरी माँ, दोनों इप्टा में काम कर चुके थे और उसके बाद भी उसमें बहुत सक्रिय रहे काफ़ी बाद तक। पहले कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही मेरा जन्म हुआ, जिस दौरान नेमी जी काफ़ी एक्टिव थे इप्टा में, और रेखा जी उस समय बहुत नाटकों का निर्देशन करती थी। संगीत का उन्होंने ग्रुप बनाया था, लोक संगीत का, तो उसमें उप्रेती जी और पाठक जी ऐसे लोग जुड़े थे जिनके संग वो लोग दिल्ली भी आते थे कभी कभी उस ग्रुप के साथ। पर खैर उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो इस सब का तो ये सिर्फ मैंने सुना है। उसका कितना असर होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। पर दिल्ली आने के बाद, क्योंकि हम लोग दिल्ली आए ही तब जब नेमी जी ने संगीत नाटक एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। शुरू ही हुआ था संगीत नाटक एकेडमी, और बस 4-5 लोग थे उसमें। निर्मला जोशी उसकी सेक्रेटरी थी, और नेमी जी, गोविंद जी, इनका मुझे मालूम है, गोविंद विद्यार्थी, ये लोग थे उसमें काम कर रहे थे। और इसीलिए छोटी सी संस्था जो बहुत सारी चीज़ें संभालने की कोशिश। तो मैं जब बड़ी हो रही थी तो आप सब मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहाँ की कुछ तो ये संस्थाएं, जैसे कि संगीत नाटक एकेडमी है या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। तो मेरे पिताजी को संगीत नाटक एकेडमी ने डिप्यूट किया था एनएसडी सेटअप करने में मदद करने के लिए। तो उसकी शुरुआत में भी वो इन्वॉल्व थे, और वो सब हमने होते देखा, जाना, मतलब महसूस भी किया कि कैसे बन रहा है, कौन लोग हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, और बहुत करीबी एक रिश्ता बना। और फिर मेरी दोनों बहनें रश्मि जी और उर्मी जी, उर्मी जी हाफिज़ अली ख़ान से सितार सीखती थी। हाफिज़ अली ख़ान जो अमजद के फादर, और रश्मि जी बिरजू महाराज से नृत्य सीखती थी। तो ये दो मतलब बिरजू महाराज तो करीब करीब रश्मि जी से थोड़े ही बड़े होंगे, शुरुआत ही कर रहे थे सिखाने की, तो शायद उनकी पहली शिष्या थी। तो ये भी बिल्कुल घरेलू सा था, जहाँ पे हम सब चले जाते थे और ये दोनों सीखते थे, हम बाहर खेलते रहते थे। नैना देवी के वहीं रहती थी, भारतीय कला केंद्र जो जगह थी, और वहीं सब ये क्लासेस होते थे। तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि दूसरा घर हो। और फिर मैंने भी सीखना शुरू कर दिया नाच, और माया राव जो कि शंभू मित्रा की सबसे बड़ी शिष्या थी, वो हमको सिखाती थी और बहुत ही प्यार से सिखाती थी। तो आप सोचिए कि हम मतलब, क्योंकि उस समय ये दुनिया, जो कलाकारों की दुनिया भी बड़ी छोटी थी, और हम सब वहीं आसपास रहते थे, वहीं रोज़ मिलते थे। तो संगीत है, नृत्य है, नाटक है, और फिर क्योंकि मेरे फादर का उसमें साहित्य में भी शौक़ था, तो साहित्यकारों का आना जाना। तो ये हमारा बचपन था। ये मेरी कहना चाहिए कि कितनी समृद्ध धरोहर थी। ये ज़रूर है कि हमने उस समय तो इसको एक ग्रांटेड ही ले लिया, कभी ये नहीं समझा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये तो बाद में समझ में आया कि ये चीज़ें हमने ऐसे इम्बाइब कर ली थी कि हमको पता भी नहीं चला। घर में किताबें ही किताबें थीं, तो कब उसमें से पढ़ते। शुरू में तो बल्कि ये था कि इतनी किताबें थीं कि लगता था कि किताब नहीं पढ़ सकते अब। और पर धीरे धीरे ये कितना बड़ा सेट हो गया कि घर पर ही हैं वो, और जब चाहें आप लें और उसको पढ़ लें।
तो ये ऐसे बचपन में हम मतलब हमारा बचपन, और फिर हमारी माँ बहुत, उनको शौक़ था अलग अलग तरह के त्यौहार को बड़ा ड्रामेटाइज़ करती थी। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी का बहुत सुंदर वो झांकी भी लगती थी। हर त्योहार पे वो कुछ टेसू का त्योहार होता था, उस पर उन्होंने हमको गाने सिखाए थे, तो वो भी हम लोग गाते थे। एक सांझी होती है हम लोगों के यहाँ, जो दीवार पे डिज़ाइन बनाया जाता है, तो उसके भी गाने गाते थे। तो ये सब भी था। वो रेडियो में गाने गाती थी, बल्कि फीचर्स लिखती थी रेडियो के लिए, तो हमको भी संग ले जाती थी। तो हम भी रेडियो आर्टिस्ट बन गए बचपन से ही। तो बचपन में ही हमने रास लीला, जो वहाँ के ब्रिज ब्रिज एक वो होता था सुबह प्रोग्राम, उसमें बहुत सारों में मैंने मतलब एक्टिंग की और गाना भी गाया। तो ये बचपन, और ये मुझे लगता है कि इसने आज तक जितना हमें सस्टेन किया है इस बैकग्राउंड ने, इसका कुछ अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, बताना भी बड़ा मुश्किल है। और फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक्सीडेंट्स होती हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, उस समय मैं बनना चाहती थी आर्किटेक्ट, क्योंकि हमारे जो टीचर थे मैकेनिकल ड्राइंग के, आज टीचर्स डे है, मैं उनको याद करना चाहती हूँ। मिस्टर माथुर थे लेडी अर्विन स्कूल में, हमारे मैकेनिकल ड्राइंग के टीचर। तो इतने मतलब अद्भुत ढंग से पढ़ाते थे वो, और एक इतना खुलापन था उस पढ़ाई में कि हमें फ़ोटोग्राफी भी सिखाते थे। वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए क्लास में ग्रीन रूम भी, वो डार्क रूम भी बना दिया था, तो हम लोग प्रिंट्स भी बनाते थे। और फिर अलग अलग घरों के डिज़ाइन बनाने को हमें वो उकसाते थे, जबकि वो सब हमारे सिलेबस में नहीं था। तो तब से एक लगन थी कि हमें आर्किटेक्ट बनना है। पर कुछ कारणवश, हालांकि मुझे एडमिशन भी मिल गया था उसमें, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में, पर वो करना मुझे मतलब संभव नहीं हुआ किसी कारण से। तो फिर बहुत मैं नेचुरली मतलब निराश थी, और अंग्रेज़ी लिटरेचर किया मिरांडा में। पर वो जो एक पढ़ाई थी मिरांडा हाउस में, जब पढ़ी, तो मिरांडा हाउस से उसका इतना ताल्लुक़ नहीं है, पर मेरे ख्याल से जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उससे ताल्लुक़ है। कि वो पढ़ने के बाद मुझे बीए के बाद लगा कि मैं एमए नहीं करूँगी। मुझे इसमें कोई, ना मैं सीख रही हूँ, ना मुझे मज़ा आ रहा है, ना मेरा कुछ बहुत विस्तार हो रहा है, पर ये नहीं मालूम था क्या करूँगी। और इसी वैक्यूम में निमी जी ने सजेस्ट किया कि चाहो तो ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लो। तो मैं बहुत शर्मीली, स्टेज पे आने का तो सवाल ही नहीं। तो बहुत इसको मैंने कहा तो हो नहीं सकता, पर फिर ये लगा कि चलो ऑडिशन दे के देख लेते हैं, फिर देखी जाएगी। और फिर उसमें सिलेक्शन हो गया। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मोड़ था मेरी ज़िंदगी में, जिसने मुझे बहुत तरह की चीज़ें सिखाई। वो 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पढ़ाई के, जहाँ सिर्फ रंगमंच नहीं सीखा, बल्काजी साहब हमारे गुरु, उनको भी मेरा नमस्कार, जिनका अभी हाल में देहांत हो गया। पर उनसे हमने पूरी एक नई दुनिया खुली हमारे लिए। और सिर्फ वही नहीं, और भी जो वहाँ लोग हमको पढ़ा रहे थे, जिन्होंने हमें मतलब सोचने पे मजबूर किया, अपनी चॉइसेस करना सिखाया। मतलब ये ऐसी सिचुएशंस में डाला जहाँ हमको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये भी था कि एक बहुत डिसिप्लिन के माहौल में अलकाजी ने हमारी वहाँ पढ़ाई होती थी, तो हम प्रैक्टिस की चीज़ें तो सीख ही रहे थे, पर उसके संग लिखाई पढ़ाई, कितनी गहराई में जाना ज़रूरी होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब भी एक पूरा वो सीखा। तो जो 3 साल में एनएसडी में थिएटर तो जो सीखा, पर जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा कि एक पूरी पर्सनालिटी आपकी बदल जाती है। इतना कॉन्फिडेंस वो देती है कि कोई भी स्थिति ज़िंदगी में होगी, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। कुछ भी करना पड़े तो पढ़ाई से, लिखाई से, ढूंढ के, लोगों से पूछ के हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया। तो मुझे तब से एक अनडिफाइंड, मगर ये एक नोशन था कि थिएटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है शायद, जो एजुकेशन को एक कंप्लीटनेस देता है। मतलब वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता आपको, मगर आपको ज़िंदगी के बारे में सिखाता है।
और आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, सोचना सिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, एक साथ काम करना सिखाता है, एडजस्टमेंट सिखाता है। तो वही सब चीज़ कहीं बैकड्रॉप में थी, पर उसके बाद फिर थोड़ा सा हम भटके और दूरदर्शन में प्रोड्यूसर हो गए। बड़ा रिलक्टेंटली हो गए, पर उस समय लगता था कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, तो जो भी काम मिलेगा वो करेंगे। तो तब मेरी उम्र शायद रही होगी 21 या 22 साल जब वहाँ ज्वाइन किया। और मैं वहाँ यूथ प्रोग्राम, यूथ मंच करती थी। तो वो भी एक बहुत सीखने का दौर था। हालांकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अनप्रोफेशनल था, पर जो मौका मिला एक पूरे समाज को करीब से देखने का, और ख़ास तौर से ऐसे समाज को जिसको कोई वॉइस नहीं मिलती। अब जैसे उनको ये लगता था, जिस तरह के बच्चे हमारे उसमें आते थे, कि उनको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी कोई पहुंच नहीं है। तो ऐसे लोगों तक पहुंच पाना, उनको मौका देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें और ये भी जान सकें कि अगर उनमें प्रतिभा है तो मौका मिल सकता है। तो उस दौर में भी मैंने बहुत कुछ सीखा युवा मंच के ज़रिए, जो एक युवाओं के प्रति, उनकी इच्छाओं के प्रति, उनकी आकांक्षाओं के प्रति एक सेंसिटिविटी बनी। ये मीडियम ऐसा था, क्योंकि उस समय सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, मीडियम ऐसा था जिससे लगता था कि हम समाज को मतलब एक नई सोच दे सकते हैं। जो चीज़ हमें थिएटर के ज़रिए लगती है, इसकी कहीं ज़्यादा बड़ी पहुंच थी, और लगता था कि हम इसको एक नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का एक एहसास होता था जिसके साथ हम लोग ये काम करते थे। तो वहाँ भी बहुत एक तरह से कहा जाए तो खुद मुझे बहुत सीखने को मिला। और फिर जैसे ही मौका मिला 4-5 साल बाद, तो वापस NSD में पढ़ाने के लिए मैंने ज्वाइन किया। ये तो मेरा सपना था कि यहाँ पर मैं पढ़ा पाऊँ, और वो सपना मतलब बहुत, मैं बता नहीं सकती कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कितनी ये खुशी हुई कि अब मैं ऐसा काम कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, वही मेरा प्रोफेशन है और वही मैं वहाँ पे कर भी सकती हूँ। और साथ साथ जो माहौल मिला, मैंने जब ज्वाइन किया तो कारन जी डायरेक्टर थे, तो मैंने उसके पहले अलकाजी साहब के साथ काम किया था एज अ स्टूडेंट। अब कारन जी के संग काम करने का मौका मिला, और उनकी पूरी सोच, एक डेमोक्रेटिक सोच, एक पूरा नया नज़रिया सोचने का, जहाँ पे लोगों से जुड़ना, लोगों मतलब जैसे उनको ये लगता था कि हमारे पास इतने साधन हैं, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन साधनों को पहुंचा पाएँ, जिसके तहत उन्होंने फिर वो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की शुरुआत की। उनको ये भी लगता था कि हमारे देश में इतनी विविधता है, कैसे हम अपने स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगह से आते हैं उनको वो विविधता का एक अंदाज़ा दे सकें, और साथ ही उस विविधता तक हम पहुंच भी सकें किसी तरह। तो उन्होंने सेंटर्स जहाँ से हम एडमिशन्स लेते थे उनको भी थोड़ा फैलाया कि 3-4 जगह जाके, जिससे लोग उसको आसानी तक पहुंच सकें। तो ये जो उनका सोशल कंसर्न था कि लोगों तक पहुंचना है, लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाना है, ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण थी। और कैसे लोक कलाओं से रंगमंच को जोड़ना है, अपने देश की कलाओं से हमारे रंगमंच को जोड़ना है, देश के कंसर्न्स से, हमारे समाज के जो मुद्दे हैं उनसे जोड़ना है। इन सब चीज़ों पर उनका ख़ुद का भी बहुत ध्यान था। उसी तरह का रंगमंच वो करते थे, और उन्होंने एक स्कूल को भी ऐसी दिशा दी कि तरह तरह के डायरेक्टर्स आते थे, काम करते थे। तो जो एक छात्र वहाँ पढ़ने आते थे, उनको अपने 3 साल में मेरे ख्याल से कम 10 या 12 नए निर्देशकों के संग काम करने का मौका मिलता था। तो आप सोचें कि कितना एक्सपोजर। तो कुछ कन्फ्यूजन भी इसमें बहुत होता था कि एक का एक नज़रिया है, तरीका है करने का, दूसरे का दूसरा, तो स्टूडेंट्स घबरा भी जाते थे। पर ये था कि एक क्या कहना चाहिए कि एक्सपोजर इतना था कि फिर बाद में जब संभलते हैं आप, तो आप चुन सकते थे कि अच्छा उस तरीके का काम मैं शायद करना चाहता हूँ। अगर पता ही ना हो तो आप चुन भी नहीं सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि उस दौर का बहुत अच्छा एक ये था कि एक्सपोजर आपको बहुत तरह का मिला, मूवमेंट में, म्यूज़िक में, तमाम तरह की चीज़ों में उन्होंने बहुत नए नए इनपुट्स इंक्लूड किए।
तो वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक सा, बड़ा केओटिक सा, पर बड़ा क्रिएटिव। और कारण जी क्योंकि ख़ुद बहुत रिस्क लेते थे, हम सबको पुश करते थे कि हम रिस्क लें, हम मतलब काम करें। और ये भी उनका बहुत ज़ोर था कि जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको कॉन्स्टेंटली रंगमंच करते रहना होगा, तभी उनको पढ़ा भी अच्छा पाएंगे। और ये बात उस समय इतना नहीं जितनी समझ आती थी, जितना बाद में समझ में आई कि कैसे जो आप पढ़ाते हैं वो आपके काम में आता है जब आप काम करते हैं, और जो आप काम में सीखते हैं वो आपकी पढ़ाई मतलब पढ़ाते समय काम आता है। ये जो गिव एंड टेक है और वो कैसे एनरिच करते हैं एक दूसरे को, ये बात बाद में ज़्यादा समझ में आई, पर उस समय भी समझ में आई। तो ये फिर वहाँ पे मतलब पढ़ाने का जो था वो तो एक था ही, पर फिर एक और मौका मुझे मिला वहाँ के निर्देशक, बतौर निर्देशक वहाँ का काम करने का, एनएसडी के। जब ये काम मुझे सौंपा गया था तब तो मैं खैर बहुत घबरा गई थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, एक 6 महीने की थी, एक 4 साल की थी। और ये सबसे गलत समय था, मुझे ऐसा लगता था कि ये जब काम मुझे सौंपा गया, पर खैर सौंपा गया। और दूसरा उसका चैलेंज ये भी था कि मेरे ख्याल से नहीं, हाँ, मैं पहली महिला थी जो वहाँ की निदेशक बनी। तो इसके भी एक अपने चैलेंजेस थे। एक तो ये कि मुझे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जानकारी नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल इसको मैं बहुत रिजेंट करती थी जब टीवी में कभी कह दिया जाता था कुछ करने को। और यहाँ तो पूरे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी। और फिर ये कि पहली महिला निदेशक। तो इसका मुझे जो एक बहुत दिलचस्प किस्सा याद आता है, मैं अक्सर कोट करती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे ये भी समझ में आया कि ये मैं बताती हूँ कि क्या समझ में आया। पर किस्सा ये है कि मुझसे पहले जो निर्देशक थे उन्होंने अपने आप को बहुत बंद सा किया हुआ था। हम लोगों को भी, टीचर्स को भी या स्टूडेंट्स को उनसे मिलना होता था तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, कई बार एक हफ्ते तक का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता था। और इस सब से हम लोगों को बहुत रिजेंटमेंट होता था एज टीचर्स। तो जैसे ही मैंने टेक ओवर किया तो मैंने पहली चीज़ की कि किसी को पूछना नहीं है, अगर स्टूडेंट या टीचर्स में से कोई मिलना चाहता है तो वो सीधे आ सकता है मिलने, अपनी बात कहने। तो जाहिर है पूरा दिन इसी में बीतता था, कभी कोई अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपनी जो भी चीज़ें लेके सवाल। तो शाम तक कुछ और काम हो नहीं पाता था। तो एक बार मेरे सामने वो हमारे बहुत अनुभवी रजिस्ट्रार बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मैं तो बड़ा थक जाती हूँ, आखिर में कुछ काम ही नहीं कर पाती। तो उन्होंने कहा, मैडम ऐसे थोड़ी होता है काम, डायरेक्टरशिप, आपको थोड़ा रौब रखना होगा, थोड़ा उनको डरा के रखना होगा, तब तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा आपको। मैंने सोचा शायद ये ठीक कह रहे होंगे, इनका तो अनुभव ज़्यादा है मुझसे। तो अगले दिन से मैंने कोशिश की, कहा अपने पीए से कि भाई कोई आए तो कम से कम फ़ोन करके मुझसे पूछो तो सही कि कौन आना चाह रहा है, आए कि ना आए। लोग भी आए तो मैं थोड़ी सी उनके संग रफ रही कि ऐसे नहीं कि आप जितनी जल्दी जब चाहें तभी बात हो सकती, थोड़ा वेट करने की भी ज़रूरत है, इत्यादि इत्यादि। पर 2 दिन में मैंने पाया कि उसमें मैं ज़्यादा थक गई, जितना पहले थक रही थी उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं वो बनने की कोशिश कर रही थी जो मैं नहीं हूँ। तो खैर फिर उसको पूरे सिस्टम को दोबारा वापस हम लाए कि नॉर्मल रहे, छूट रहे जो जब आए, और जितना कर पाएंगे करेंगे, जैसा कर पाएंगे करेंगे। और फिर मैंने देखा कि इतना बुरा भी नहीं होता, हम जैसे चला पाते हैं, हमारा जैसा टेम्परामेंट है, हमको वैसा ही चलाना चाहिए। और ये कि अभी तक पुरुष समाज तय करता है कि आपको अथॉरिटी में है तो कैसा होना चाहिए, पर और भी तरीके हैं अथॉरिटी में काम करने के, उस पोजीशन में रह के काम करने के, एक ग्रुप के संग काम करने के, और शायद वो सबको संग लेके होते हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। कम से कम मेरा तरीका वो था। और मुझे लगा जब मैं अपने तरीके से करती हूँ तो मैं ज़्यादा सहज ढंग से चीज़ों की जवाब ढूंढ पाती हूँ। किसी और की तरह से करने में मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सोचना कि वो क्या करता है ऐसी स्थिति में। तो उसी प्रक्रिया में मैंने सीखा कि जो भी हम खुद हैं वैसा होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, उस दौर में मैंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखी, उसके पहले हम सब टीचर्स के तौर पे यही बात कहते जाते थे कि अरे आजकल के युवा तो कुछ
मेहनत नहीं करना चाहते। वो तो बस चाहते हैं कि जल्दी से जो सीख जाएं। सब शॉर्टकट का ज़माना है। ये सब एक हमारी धारणा बन गई थी उनके बारे में, क्योंकि हम अपने आसपास देख रहे थे, बड़ा इनडिसिप्लिन देख रहे थे, जल्दबाजी देख रहे थे। पर जब हमने काम करना शुरू किया और सीरियसली करना शुरू किया और ये उनको कमिटमेंट दिया कि हम सीरियसली काम करेंगे और इसके मतलब स्तर को बढ़ाएंगे, तो मैं सरप्राइज थी जितने कमिटमेंट से छात्र वर्ग ने हमारा साथ दिया। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी चीज़ें जहाँ उनको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे ये एडवांटेज, हमारे लिए सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। रात रात भर मेहनत करके वो लोग काम करते थे। तो वो धारणा, मतलब युवा लोगों पर एक विश्वास बहुत मेरा दृढ़ हुआ उस दौरान। और फिर साथ में सीखने को तो खैर बहुत ही मिला कि एक पूरी प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है, रंगमंच में प्रशिक्षण के बारे में गहराई से सोचने को मिला, क्योंकि हमने उस दौर में सिलेबस बदला और देश भर के लोगों से बातचीत की, उसके बारे में सोच विचार हुआ और वो करके हुआ। ये भी था कि वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रह के बहुत कुछ नया कर पाने की संभावना थी। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उस दौर में, मुझे आज का नहीं मालूम, पर उस दौर में कितनी संभावना है, ये अगर आप चाहें तो कितना कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा हुआ। और ये भी था कि उस दौर में हमारे पास बहुत ऑटोनॉमी थी भी, और हम ऑटोनॉमी बहुत एक्सरसाइज भी करते थे। हम अलाउ नहीं करते थे कि गवर्नमेंट बहुत इंटरवीन करे हमारी एकेडमिक फंक्शनिंग में। एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनके नियम कानून बहुत से मानने पड़ते थे, पर एकेडमिक में कभी। तो इसीलिए कलात्मक तौर पे कभी ये नहीं हुआ कि हम ये नाटक नहीं कर सकते क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, या कि ये क्रिटिकल है, या ये कभी हमने अलाउ ही नहीं किया उस दौर में। उससे पहले भी हमारे किसी भी जिन लोगों ने काम किया, ये कभी मेरे ख्याल से समस्या नहीं हुई। और इसका कारण शायद बहुत हद तक ये भी है कि अलकाज़ी साहब ने एक मापदंड बनाया था कि कैसे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा हमारे काम में, कलात्मक काम में। तो उस परंपरा को हम लोग आगे चलाते जाते रह सके। और फिर उसमें जो कुछ चीज़ें मेरी अपनी इच्छा थी, या कि कुछ हमारी कलेक्टिव, हम सब लोग अक्सर जिन बातों के बारे में सोचा करते थे, या कि लोगों से इंटरेक्शन के दौरान जिन चीज़ों का पता चला, उन पर हम कुछ काम कर पाए। जैसे कि ये बहुत महसूस होता था कि एक ड्रामा स्कूल इतने बड़े देश में एक बहुत ही अजीब सी बात है। हर भाषाई क्षेत्र में एक ड्रामा स्कूल कम से कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं है। तो उसी के तहत एक बड़ा सा सेमिनार करके इस डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया पर काम किया, और पहला सेंटर एक बेंगलोर में खोला था, ये सोच के कि वो सेंटर ये एक खाका बनाएगा उस इलाके के 4 स्टेट्स के लिए कि किस तरह के ड्रामा स्कूल्स हों, किस तरह के टीचर्स हों, किस तरह का फोकस हो वहाँ जो ड्रामा स्कूल खुलें उनमें। तो सिर्फ एक वो सेंटर इसलिए खोला था कि वो ये रिसर्च करके रिकमेंडेशंस दे। वो उसकी दिशा कुछ और बदल गई, वो मतलब अलग बात। साथ ही जो मेरा सोच थी थिएटर इन एजुकेशन के बारे में, वो मुझे लगा कि किसी न किसी तरह इस समय शुरू की जाए। और हम फॉर्चुनेट थे कि कारण जी ने एक स्कीम बनाई थी अपने समय में। जब भी कोई आप नई स्कीम बनाते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उसका गवर्नमेंट तक से उसकी अप्रूवल लेना होता है। तो एक स्कीम, अप्रूव्ड स्कीम थी, एडल्ट रेपर्टरी फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए एक एडल्ट रेपर्टरी का प्रोविज़न था हमारे पास। तो वो क्योंकि एक्टिवेट नहीं हुई थी तो उसमें पैसे नहीं थे, पर वो स्कीम थी। तो हमने सोचा कि इस स्कीम को यूज़ करके हमने फिर थिएटर इन एजुकेशन कंपनी बनाई और उसमें काम शुरू किया। और आइडिया यही था कि हम शुरू कर रहे हैं उसको परफॉर्मेंस से, पर धीरे धीरे उसको ज़्यादा क्लोजली जोड़ेंगे एजुकेशन से, जिससे कि वो डायरेक्टली स्कूल टीचिंग में इंटरवीन कर सके। तो ये मेरी बहुत पर्सनल, जब से मैंने ड्रामा स्कूल से निकली थी, बीए के बाद का जो मेरा अनुभव था, तब से मुझे लगता था कि रंगमंच बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एजुकेशन में। वही सोच के साथ ये थिएटर इन एजुकेशन कंपनी बनाई थी। साथ ही ये भी लगा था कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी संस्था में
डॉक्यूमेंटेशन सीरियस नहीं हुआ। हमारे पुराने कागज़ जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो नहीं मिलते थे, तो हमने पहली बार फिर सोचा कि उसी दौरान रेपर्टरी के 25 साल होने वाले थे, तो हमने उस मौके पर 25 साल रेपर्टरी की जो भी हिस्ट्री रही है वो जोड़ने की कोशिश की, और बड़े दिलचस्प ढंग से जोड़ी, क्योंकि कोई कागज़ बहुत नहीं थे जो अवेलेबल थे। तो जो भी जिसको याद था वो हम लोगों ने लिस्ट आउट किया, फिर लोगों को चिट्ठियां भेजी कि हमको ये याद है, इन लोगों ने एक्ट किया था, इस साल में हुआ था, ये डायरेक्टर था, जिसको जो एडिशनल याद है वो भेजें। तो फिर लोगों ने भेजा, और उससे फिर हम लोगों ने रंग यात्रा नाम का एक निकाला भी था कलेक्शन, रेपर्टरी की हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन। और उसी समय बंसी कौल ने एक एग्जीबिशन की थी रंग यात्रा, तो उसमें भी रेपर्टरी के 25 साल की फ़ोटोग्राफ्स और कॉस्ट्यूम्स और सेट्स वगैरह पर फोकस था। पर बेसिक आइडिया यही था कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन की, सीरियस डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत की जाए। एक और चीज़ जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती थी कि ड्रामा स्कूल खोलने की हमारी इच्छा ज़रूर थी, पर हम देखते थे कि अपने यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाने आने के लिए भी टीचर्स कौन हों जिनके पास एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी हो। मतलब हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, पर पढ़ाने के लिए जो मेथडोलॉजी चाहिए वो हर जगह नहीं भी मिलती थी हमको। और ये भी कि उसमें कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटी होनी पड़ेगी, कुछ जिससे कि पता रहे कि आज पहले साल में ये पढ़ाया जाना है, तो अगर एक टीचर नहीं दूसरा आ रहा है तो वो वही पढ़ाएगा, उसी ढंग से पढ़ाएगा, जिससे कि एक कोर्स है, सिलेबस है, वो पूरा हो। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग की एक प्रोसेस हमने शुरू की थी कि चाहे वो एक्सटेंशन प्रोग्राम के ज़रिए हो, चाहे जो हमारे यहाँ फेलोशिप्स होती थी कि हम अप्रेंटिस टीचर्स तैयार करें, वो सीनियर टीचर्स के क्लासेस देखें और उनको असिस्ट करें और ऐसे तैयार हों आगे पढ़ाने के लिए। ये भी अगर थोड़ा और आगे चलता तो आज के समय जो बहुत सारे ड्रामा स्कूल्स खोलने की संभावना है, उसमें हमें एक तैयार टीचर्स की वो मिलती, तैयार लोग मिलते, पर शायद बहुत कंटिन्यू नहीं हुआ, पर फिर भी वो एक शुरुआत थी। तो इसी तरह का जो एक और एक्सपीरियंस, फिर मैं अपने थिएटर के काम के बारे में बात करूँगी कि बाद में जब अंकुर जी डायरेक्टर थे, तो एक और जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, एक बड़ा सेमिनार और फेस्टिवल करने का मौका मिला, पूर्वा, जो कि विमेन डायरेक्टर्स के ऊपर फोकस था। और उसका पर्पस यही था कि ये जाने, वो भी एक पर्सनल कारण से था कि मुझे सडनली मैंने डिस्कवर किया कि मेरे काम करने का तरीका एक ख़ास दिशा में चलने लगा अपने आप। तो मुझे लगा ऐसा क्यों हुआ कि मैं जब ऐसे काम करने लगी एक ख़ास ढंग से इम्प्रोवाइजेशनल काम, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा। तब खोज की तो पता चला कि ज़्यादातर लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो महिलाएं ख़ास तौर से। तो ये उस खोज का हिस्सा था कि पता करें कि क्या सच में ये महिला होने के नाते ऐसा होता है कि भाषा अलग होती है, या कि ये सिर्फ समय की बात है, या कि चांस की बात है, सिमिलर एक्सपोजर की, या कि एक तरीका, एक अप्रोच में कोई सिमिलैरिटी है काम में। तो उसके तहत ये किया था। और पूर्वा में मतलब हमको बहुत मज़ा भी आया था करने में, कि देश से विदेश से मिला के करीब 100 डेलीगेट्स आए थे। विदेशों से ही करीब 30-40 लोग आए थे, और देश भर से महिलाएं। तो कुछ के नाटक खेले गए थे, कुछ उन्होंने सिर्फ अपने पेपर्स पढ़े थे अपने बारे में, पर एक्सचेंज के लेवल पे बहुत वार्मथ थी, बहुत शेयरिंग थी, और बहुत कमिटमेंट था, बहुत सीरियसली वो बातचीत हुई। मैं बल्कि हाल में उसके कुछ कागज़ देख रही थी, तो मुझे लगा कि उसको तब हमने ध्यान नहीं दिया, पर उसको प्रिंट करना चाहिए जल्दी, जिससे पता चले कि उसका क्या बातचीत का नेचर क्या था। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव उस दौर के। अब अगर रंग निर्देशक के तौर पे बात करें, कितना टाइम है, टाइम कितना, रंग निर्देशक कितना टाइम हो गया, बात करूं तो हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब
शुरुआत में तो जिस ढंग से हमने करना सीखा था स्कूल में, जिस तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग थी, जो कि ब्लॉकिंग वाली ट्रेनिंग थी, और कैसे डायरेक्टर को सब पता होना चाहिए और वही सबको बताता है, तो वो करने में बहुत मज़ा नहीं आता था। करते थे, पर उस दौर के कुछ प्रोडक्शंस तो मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो भी मुझे शर्म आती है कि वो कैसे हमने किए। पर कुछ वो फिर एक एक्सीडेंट से ही ऐसा हुआ कि कुछ अलग ढंग से करना शुरू कर दिया, और जब किया तो समझ में आया कि कितना एक्साइटिंग हो सकती है ये नाटक करने की प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया में जो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा वो ये कि जब आप रिहर्सल में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया में, ये इम्प्रोवाइजेशनल और डिवाइजिंग नाटक की जो एक प्रक्रिया थी, उसमें ये था कि निर्देशक को कुछ स्थितियाँ ज़रूर हर नई बनानी हैं, जिससे कि वो एक्टर्स को, परफॉर्मर्स को एक नई दिशा में खोजने को मजबूर करे। तो वो उसे सोचना होता है कि वो किस दिशा में उनको खोजने को मजबूर करना चाहती है। पर फिर उसमें जो एक्टर्स उसमें लाते हैं, अपने अनुभव से जो चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों को खोजते हुए वो अद्भुत होती हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि अभिनेता एक ऐसी एंटिटी है जो कुछ भी कर सकता है। उनको कोई भी आप चैलेंज दें तो वो शायद हर चीज़ का हल निकाल सकते हैं। और उसके कुछ बीज तो रंगमंच में है कि रंगमंच ऐसी एक विधा है जो पूरी तरह इमेजिनेशन पर टिकी है। तो उसमें जिसकी भी रिच इमेजिनेशन है, जिसकी भी इमेजिनेशन पूरी तरह वो छोड़ता है अपनी इमेजिनेशन को खुला, वो कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे कोई बंधन नहीं है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। आपके पास साधन नहीं है तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप अगर अभिनेता से कहेंगे कि भाई इतनी सी जगह में ही हमें ये वाला मोमेंट क्रिएट करना है, वो उसका भी तरीका निकालेगा जो आप शायद एज डायरेक्टर ना निकाल पाएँ, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। पर एक एक्टर खुद अपने आप को स्ट्रेच करके बहुत सारे बड़े एक्साइटिंग सॉल्यूशंस निकालता है। तो जो ये प्रक्रिया थी गिव एंड टेक की, कि हमको अपना काम करके आना है कि हम क्या क्या आज खोजने की दिशा में काम करेंगे, और फिर एक्टर जो लेके आता है और खोज के आपको दिखाता है। तो मुझे ऐसे लगता था कि हर रिहर्सल में, उसके हर मोमेंट में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ जानने को मिल रहा है जो आपकी इमेजिनेशन में ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत एक्साइटिंग प्रक्रिया थी। तो तब से मतलब ये और वो हर स्तर पे थी कि रिश्तों के बारे में, जैसे आप सोच रहे हैं 2 लाइनों को पढ़ के या एक सिचुएशन को सोच के, उस रिश्ते के कितने और पहलू अलग अलग एक्टर अलग अलग ढंग से निकाल के लाते हैं। या कि एक स्पेस के बारे में आप सोच रहे हैं, पर उस स्पेस को कितने अलग अलग ढंग से वो अलाइव कर देते हैं। तो ये जो नई नई संभावनाएं, और फिर अगर 10 एक्टर हैं तो वो 10 ढंग से उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो आप एज निर्देशक जो आपने सोचा वो एक है, पर आपके अगर 10 अभिनेता हैं तो 10 और ढंग से भी 10 और सॉल्यूशंस भी आपके सामने आते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि जब हम नाटक करते हैं तो अपनी एक ज़िंदगी में एक नाटक करते समय हम शायद 20 और ज़िंदगियां जी लेते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ा अभिनेता के बारे में जानते हैं, और थोड़ा अभिनेता जो रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, बियॉन्ड व्हाट आई थॉट कुड बी पॉसिबल, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी कि ये जो प्रक्रिया है इकट्ठे काम करने की, कलेक्टिव काम की, उसमें कॉन्स्टेंटली जो गिव एंड टेक है, टेक्स्ट से शुरू होता है। और वो टेक्स्ट ज़रूरी नहीं कि नाटक के तौर पे ही हो, पर आपने कहानी ली है, आपने कोई इमेज ली है, आपने कोई रिसर्च का एक टुकड़ा लिया है, वहाँ से शुरू जब आप करते हैं तो उसके कितने पहलू और निकल सकने की संभावना है, ये इस प्रक्रिया में देखने को मिलता है। और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब फैसिनेट करती है कि कैसे, और इसीलिए तब से ये जो रिहर्सल की प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। उसके बाद वो नाटक कैसा हुआ ये कुछ हद तक सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि आपके अपने सीखने की जो प्रक्रिया है वो रिहर्सल की प्रक्रिया है।
और सीखने में जो मज़ा है, मतलब हर कुछ नया, हर रोज़ नया, नई दिशा दिखने में या नई चीज़ समझने में, वो मज़ा ऑडियंस की वाहवाही में भी है, पर इतना नहीं, क्योंकि आपकी रिचनेस, आपकी समृद्धि इस पूरी प्रक्रिया में हो रही है, जहाँ पे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि थिएटर तो परफॉर्मिंग आर्ट है, तो ऑडियंस के लिए होनी चाहिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूँ कि वो, अगर मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ जो समाज देखने आएगा और जहाँ मैं कर रही हूँ, तो अगर मैं उस चीज़ को खोज पा रही हूँ, उससे रिलेट कर पा रही हूँ, उससे सीख पा रही हूँ, तो जाहिर है कि वो ऑडियंस भी उससे जुड़ेगी, अगर वो चाहे जुड़ना। तो इसीलिए दोनों तरफ सीखने की संभावना बड़ी ज़रूरी होती है। और मैंने ये भी पाया कि मैं जिस तरह की बात कहना चाहती हूँ, अक्सर मैंने देखा कि अक्सर ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें मुझे डिस्टर्ब भी करती हैं और हॉन्ट भी करती हैं, और मुझे लगता रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ शेयर करना है, और फिर जब तक कोई अच्छा टेक्स्ट ऐसा ना आ जाए, जैसे कि जब मैंने और कितने टुकड़े किया, तो मैं बहुत दिनों से पार्टीशन के बारे में खोज रही थी कि क्यों नहीं हमारे यहाँ इतना लिटरेचर, या इतना लिटरेचर तो फिर भी काफ़ी है, पर नाटक और फिल्में ऐसी क्यों नहीं बनी जो पार्टीशन के मुद्दे को डील करती हैं। क्या हमारे कल्चर में ऐसा कुछ है कि हमें रोकता है? ये खोज थी, जिस दौरान मुझे फिर उर्वशी की वो किताब मिली जिसमें उसने इंटरव्यू किए हुए थे पार्टीशन के सर्वाइवर्स के, तो फिर वहाँ से फिर हमने अपना नाटक बनाया। पर फिर भी हम डिवाइस मैं अक्सर करती हूँ नाटक, और बहुत सी महिला निर्देशक डिवाइस करती हैं, क्योंकि वो जो बात कहना चाहती हैं या जैसे कहना चाहती हैं, शायद उसके लिए लिखित नाटक नहीं होते अक्सर। पर मैंने तब ये रियलाइज़ किया कि हम डिवाइस करें तो भी, हम इम्प्रोवाइज़ करें तो भी, नाटक में शब्द का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसमें किसी न किसी नाटककार का जुड़ना, या कि नाटककार न भी हो तो स्क्रिप्ट राइटर का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शब्दों की महत्ता को सामने लाता है, और कैसे उनको गढ़ना है, कैसे उसको रखना है, कैसे उस चीज़ को पकड़ना है शब्दों में, वो उसको एक शेप देता है। तो मैंने जब भी नाटक किए, चाहे वो रिसर्च पे किए, चाहे वो किसी, हमने भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था उस पर किए, हमेशा स्क्रिप्ट राइटर ज़रूर रहा जिसने फिर उसको शेप दिया। इम्प्रोवाइजेशंस भी देखी, डिस्कशंस भी देखे, रिसर्च का काम भी देखा, और उन सबको मिला के अल्टीमेटली एक शेप जो है वो नाटककार या स्क्रिप्ट राइटर देता है, और ऐसे लोगों को जोड़ा। तो मुझे ये भी बहुत खुशी है कि बहुत से यंग नाटककार मेरे साथ, मतलब उन्होंने काम किया, और हमने इकट्ठे मिल के कुछ नए नाटक बनाए। दूसरा जो एक अनुभव मेरा दिलचस्प था, जब हम भुज के अर्थक्वेक पे कर रहे थे, तो पर्पस ये था स्टूडेंट्स के संग करना था, और मुझे लगता था कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर बाहर जो हो रहा है उससे बहुत अनभिज्ञ से रहते हैं। तो वहाँ पे जितनी तबाही मची थी, जितना लॉस था, मुझे लगा इसके बारे में सेंसिटिविटी स्टूडेंट्स में आनी चाहिए, तो इसलिए ये नाटक करने का सोचा था। तो ये संभावना थी कि मैं जाऊं खुद और वहाँ देख के रिसर्च करूं, पर ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जब आपको कोई आर्टिस्टिक काम करना है, तो आपको अपनी इमेजिनेशन के लिए स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और जब आप रियल चीज़ देख लेते हैं तो वो स्पेस थोड़ी कम हो जाती है। तो उस समय फिर ये स्कूल के पास साधन थे तो वो भेज सकते थे, तो हमने फिर रिक्वेस्ट किया अपने 2 कॉलीग्स से, दिनेश खन्ना और अभिलाष से, जो गए गुजरात भुज, और वहाँ जाके रिसर्च किया, उन्होंने लोगों से बातचीत की, और आके फिर हमको वो कहानियाँ सुनाई, कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाई और कहानियाँ सुनाई। तो उससे ये हुआ कि एक तरफ हमें रियल सिचुएशन पता भी है, और दूसरी तरफ उसकी विजुअल्स ने हमें बांध नहीं दिया, क्योंकि हमने देखा नहीं उनको डायरेक्टली। तो फिर हमारे पास ये छूट थी कि हम आर्टिस्टिकली उसको कैसे
एक्सप्लोर करते हैं, हम आर्टिस्टिकली उसके बारे में क्या उसकी घुटन निकालना चाहते हैं जब लोग फंस गए, या कि जब कुछ नहीं है तो वो डिस्प्लेस होने का साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, वो स्पेस में हमें कैसे दिखाई देगा, वो एक्टिंग में कैसे दिखाई देगा, वो रिश्तों में कैसे दिखाई देगा, इसको एक्सप्लोर करने की पूरी छूट थी। तो ये भी मुझे लगता है कि रियलिटी एक हिस्सा है, रियलिटी को जानना शायद ज़रूरी है, पर रियलिटी को हूबहू पोर्ट्रे करने से रंगमंच कमज़ोर होता है। उसमें इमेजिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है, और उसके लिए हमें स्पेस रखना मतलब बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जो जिस तरह का काम मैंने किया वो अक्सर और फिर ये भी हुआ कि जब हम कोई भी आइडिया लेते हैं, अब जैसे एक ऐसा नाटक मैंने बगदाद बर्निंग जब किया था, तो वो हमारे देश के बारे में नहीं है, पर फिर भी मैं जो इस देश में रहती हूँ, मैं बड़ी डिस्टर्ब थी कि वहाँ पे क्यों अमेरिका ने अटैक किया, क्या हक है उनको अटैक करने का, और इसको लेके बहुत आक्रोश भी था और बहुत डिस्टर्बेंस भी था कि ऐसे कैसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो और ये फिर समझ नहीं आ रहा था कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह का नाटक करेंगे, क्या होगा। मगर वो कॉन्क्रेटाइज़ हुआ जब मैं अफ़गानिस्तान जाने का मौका मिला और वहाँ भी तबाही जो देखी, तो लगा कि ये तो कुछ करना ही पड़ेगा। और तब एक इंटरनेट ब्लॉग मैंने देखा बगदाद बर्निंग नाम से, जो कि एक औरत, मतलब इराकी औरत लिख रही थी उस ऑक्यूपेशन के दौरान। और क्योंकि वो बहुत विटी था, सेंटिमेंटल नहीं था, वो बेचारे हम वाला नहीं था कि देखो हमें कैसे नष्ट कर रहे हैं, पर वो एक ऑब्जेक्टिवली और विद विटीनेस देखने की कोशिश थी कि कैसी तबाही अमेरिका ला रहा है उनके देश पर, कैसे उनके सब चीज़, उनकी ज़िंदगी, उनका कल्चर, उनकी सोच, सब कुछ ख़त्म की जा रही है, कैसे उस समाज को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये कैसे ह्यूमर में आपको देखने को मिलता है। तो अब ये जब हम यहाँ करने लगे तो एक्टर्स को उससे जोड़ने की जो प्रक्रिया थी, तो मुझे पहले तो ये सोचना पड़ा कि मैं क्यों अपसेट हुई उससे इतना ज़्यादा, और मुझे ये समझ में आया कि हम उस समय हमारे देश में भी वही उस तरह का ऑक्यूपेशन अलग अलग ढंग से चल रहा था, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी इसी तरह की प्रेजेंस आर्मी की, जहाँ पे कि लोग अपनी जगह को अपना ना देख पाएँ, अपनी तरह से अपनी खुशी से न जी पाएँ। और वही चीज़ आपको परेशान करती थी बहुत कि दुनिया भर में हो रहा है ऐसा, दुनिया भर में कितनी ज़्यादती हो रही है, और फिर हमारे यहाँ भी हो रही है। तो उस प्रोसेस में देखा मैंने कि कैसे अलग अलग प्रदेशों के जो एक्टर्स हमारे साथ जुड़े इस काम को करने में, और हम उनकी अलग अलग स्थितियों को देखने की कोशिश कर रहे थे अपने परिप्रेक्ष्य में, तो कैसे हमारे यहाँ स्थितियाँ इतनी कॉमन हैं, ये एक्टर्स के काम से पता चला, और इतनी मूविंग इमेजेस एक्टर्स के ज़रिए सामने आई, जिसको फिर हमने बिल्ड किया। तो ये जो प्रक्रिया है, जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास, उससे जुड़ने की, उससे जोड़ने की, और आपस में समझने की कि ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है। हम सब, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सब बहुत गडमट है। जो दुनिया में हो रहा है वो हमारे यहाँ कैसे हो रहा है, जो हमारे यहाँ हो रहा है वो दुनिया में कैसे दिखाई दे रहा है, ये सब बहुत करीब है। और हम ये ना सोचें कि जिसको हम नहीं भुगत रहे हैं वो हमारे ऊपर नहीं गुजरेगा। और आज हम देख पा रहे हैं कि जो हमें बहुत दूर लगता था या बहुत असंभव लगता था, वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है हमारे अपने साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत चिंताजनक लगती हैं, और मुझे लगता है कि रंगमंच को इन सब चीज़ों से जूझना चाहिए। रंगमंच का हमेशा से काम रहा है कि वो सच्चाई को सामने रखे, वो सामाजिक सच्चाई को, क्योंकि सामाजिक सच्चाई हमको बनाती है। जो हमारे आसपास बीत रहा है उसी से हम गढ़े जाते हैं, हम उसी का हिस्सा होते हैं। तो उसको अनदेखा करके, मैंने अक्सर आजकल पिछले दिनों देखा कि लोग कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स की बात मत करो, हम लोग तो कलाकार हैं। आप कलाकार हो नहीं सकते अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे नहीं, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा तो आप समाज का हिस्सा हो नहीं सकते। ये मैं मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कला
समाज से, कला पॉलिटिक्स से, कला हमारे संबंधों से अलग हो सकती है। तो ये जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, उसमें सही गलत का निर्णय बहुत ज़रूरी है करते रहना, और हम क्या दिखाना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, ये भी सोचना, क्योंकि कलाकार का काम है आज से आगे का देख पाना, ये करता रहा है वो ट्रेडिशनली। तो हमको भी दिखाई देना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उसमें हमारा क्या इंटरवेंशन हो सकता है, हम कैसे उसको बदल सकते हैं। और अंत में मैं बस एक बात जो मेरा आज की, जब से हम मतलब इस पढ़ाने के और थिएटर अब कम हो गया करना, पर जिस चीज़ में मेरा बहुत पैशनेटली अभी भी मेरी बहुत इच्छा है कि इस उम्र में भी कि किसी तरह एजुकेशन सिस्टम में हम रंगमंच को ज़्यादा एक्टिवली जोड़ पाएँ और इंटेलिजेंटली जोड़ पाएँ, ज़्यादा मेथोडिकली जोड़ पाएँ, जिससे कि सच में बच्चों को हम एक ऐसी दुनिया दें जहाँ पे उनको हम सक्षम बनाएं अपने आप निर्णय ले पाने के लिए, अपने आप सोच पाने के लिए, अपने आप सही गलत की पहचान कर पाने के लिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिगर्स सीख जाएं या कि आप सिर्फ फैक्ट सीख जाएं, पर वो एजुकेशन वो होती है जो आपको सोचना सिखाती है, सही गलत का निर्णय करना सिखाती है, समाज के बारे में सिखाती है। तो मेरी आज की जो मेरा पैशन इस समय है वो किसी तरह जो हमने उमंग, जो मेरी माँ की संस्था थी उमंग बच्चों की, उसके ज़रिए ये करिकुलम ड्रामा नाम का एक मॉड्यूल तैयार किया है कि कैसे हम अलग अलग विषय रंगमंच को मतलब रंगमंच की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ध्यान में रख के उनका इस्तेमाल करके उन लेसन्स को पढ़ा सकते हैं। तो इसके हमने मॉड्यूल्स भी तैयार किए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तक ये मेथड पहुँचे, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत से हम लोगों ने इसको तैयार किया है और बहुत गहराई से तैयार किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से जिनकी भी इसमें दिलचस्पी हो वो ज़रूर इसके बारे में हमसे बात करें, और हम चाहेंगे कि हम आप तक पहुँचें। शुक्रिया। ये क्या था? हाँ, मुझे किसी ने पूछा है कि कैन वी लिसन मोर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ मैन डायरेक्टर एंड अ वुमन डायरेक्टर। मेरे ख्याल से ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं बिटवीन अ मैन डायरेक्टर एंड अ वुमन डायरेक्टर, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम ये सोच के तो नहीं करते कि मैं पुरुष हूँ और मैं स्त्री हूँ तो मैं ऐसे काम करूँगी। मेरे ख्याल से हम सब की जो परवरिश है, हम सब का जो एक ख़ास ढंग से सोशलाइजेशन है, वो जेंडर क्रिएट करता है, वो जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट करता है, और वो कुछ हद तक हमारे सोचने के ढंग को गवर्न करने लगती हैं। जैसे कि हम अपने लिए सीमाएं बना लेते हैं। आज के दौर में जैसे अगर आप देखें तो जैसा माहौल है उसमें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमने अपने लिए ये सीमा बना ली है कि हम इस तरह की बात रंगमंच में नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमको कहने ही नहीं दी जाएगी, है ना। तो हमने उस तरह की बातों को करना ही बंद कर दिया है रंगमंच के ज़रिए, या कम कर दिया है। तो ये वो माहौल तय करता है। तो ऐसे ही स्त्रियों के संग होता है कि बहुत सी चीज़ें समाज उनको करने नहीं देता, एक ख़ास ढंग से सोचने नहीं देता। तो नतीजा ये होता है कि वो सोचती हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। पर जब स्पेस मिली, जैसे विमेन डायरेक्टर्स को बहुत बाद में मिली, डायरेक्शन का जो पूरा नोशन है जैसा बना वो पुरुष प्रधान समाज में बना, आज से 200 साल पहले विदेशों में बना। तो हाँ बलवंत, मैं ज़रूर लेना चाहूँगी सवाल, मैं ज़रा इसका जवाब दे दूँ फिर। तो उस समय अगर स्त्रियां भी डायरेक्ट कर रही होती तो हो सकता है अलग भाषा बनती, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनका हैंडलिंग का तरीका अलग है। आफ्टर ऑल वी वर्क इन अ कलेक्टिव, चाहे मतलब थिएटर में तो कलेक्टिव में ही काम करना होता है। तो उस कलेक्टिव को हैंडल करने का तरीका हो सकता है स्त्रियों का अलग हो, पुरुषों का अलग हो, और वो वैसा बनता, अलग अलग तरीके बनते अगर शुरू से वो कर रही होती, पर क्योंकि नहीं कर रही थी तो एक तरीका बन गया। और
अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि अब स्त्रियाँ भी काफ़ी काम कर रही हैं। तो उनसे जो बदलाव आ रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी जीने के ढंग, उनके सोचने के ढंग, उससे जो बदलाव आ रहे हैं रंगमंच की प्रोसेस में, वो ये अंतर क्रिएट करते हैं। मेरे ख्याल से वैसे कोई अंतर है नहीं। मतलब बहुत सी स्त्रियां हैं जो बिल्कुल वही नाटक डायरेक्ट करने का तरीका यूज़ करती हैं जो पुरुष करते हैं, बहुत से पुरुष हैं जो बिल्कुल वही करते हैं जो स्त्रियां करती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा कोई बिल्कुल अलग तरीका नहीं है। पर जब हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्त्रियां किस तरह का काम कर रही हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम डिवीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरुष ना आए इसके बारे में सोचें और सिर्फ स्त्रियां सोचें। पर ये समझने की कोशिश है कि हम अगर एक ढंग से काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या सामाजिक परिवेश ही उसका कारण है कि कुछ बायोलॉजिकल कारण है कि क्या कारण है। तो वो सिर्फ एक उस खोज के लिए वो पर्पस होता है। हाँ, और कुछ सवाल हो तो है? कोई सवाल बलवंत, और कोई सवाल हो तो बताइए। मेरे ख्याल से तो नहीं है, है ना? बस इन्हीं का उन्होंने बोला है लोगों को। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि और सवाल नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, हाउ यू फोरसी रोल ऑफ थिएटर, मतलब तुम्हारा मतलब आज के ये लॉकडाउन से है। अच्छा, एक किसी ने पूछा, मैं वो करूँगी, जवाब दूंगी। मैम आपने बोला रियलिटी और इमेजिनेशन की बात, उस पर थोड़ा बता। अच्छा ठीक है, उस पर करूँगी। पर हाँ बलवंत, तुम ये लॉकडाउन की बात कह रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट में कि पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में? मैं दोनों की बात करती हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन तो एक टेम्पररी फिनोमेना है, पर इसने मेरे ख्याल से हमको ये ज़रूर मौका दिया, सोचने का समय भी दिया कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है थिएटर की और क्या कमज़ोरी है। तो जैसे कि जब हम लोगों से मिल ना पाएँ और आमने सामने न रह पाएँ, तो हम मतलब रंगमंच का बहुत अर्थ रह नहीं जाता, कर नहीं पाते। तो ये बहुत और स्ट्रांगली ये बात उभर कर आई इस दौरान। पर दूसरी तरफ ये भी उभर के आया जब मैं बहुत से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इस पर, लोग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, वर्चुअल परफॉर्मेंसेस अपने अपने घर में बैठकर। तो ये भी समझ में आया कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इंटरैक्शन। थिएटर में इंटरैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ये संभावना कि आप एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएँ, मेरे ख्याल से एक दूसरी इंटेंसिटी आती है उस इंटरैक्शन में जब आप दूसरे को आमने सामने नहीं देख रहे हैं पर कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। वो अपने माहौल में बात कर रहा है, आप अपने माहौल से बात कर रहे हैं, तो उस नेचर ऑफ वो इंटरैक्शन बदल जाता है। तो जो मुझे चीज़ समझ में आई ये देख के रंगमंच के बारे में, कि कैसे जो स्पेस है वो मीनिंग बदलती है। मतलब जैसे मैं आज देख रही हूँ जब कि लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो उससे उस इंटरैक्शन का मतलब बदलता जा रहा है। जब हम स्टेज पे उस इंटरैक्शन को देखते हैं तो वो एक तरह का मेक बिलीव वर्ल्ड होता है, और जब हम अब वर्चुअल उसमें देख रहे हैं, जब लोग अपने अपने कमरों में बैठे हैं, तो वो दूसरी तरह का वर्ल्ड है। उसको रियल वर्ल्ड को हम मेक बिलीव कह रहे हैं और उससे दूसरा अर्थ निकल रहा है। तो मतलब कुछ बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं इन चीज़ों को लेके, और ये भी आ रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका है जब हम
कहीं ज़्यादा लोगों को रंगमंच से जोड़ पा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये पहुंचा पाएँ, थिएटर के एक्साइटमेंट को पहुंचा पाएँ, थिएटर की संभावनाओं को पहुंचा पाएँ। और फिर जब भी ये मौका फिर से आएगा कि हम कर पाते हैं, तो हम उन सब से जुड़ पाएंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल माहौल का सवाल है, मुझे लगता है कि रंगमंच के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस समय रंगमंच को पूरी ऑनेस्टी के साथ सामने आना चाहिए। पर उस ऑनेस्टी के पीछे मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मतलब आप सबको मालूम है कि जब सेंसरशिप लगा था पहले भी अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो उसके नियम बरकरार ऊपर से रखते हुए कैसे लोगों ने तरीके निकाले थे अपनी बात को कहने के और ऑडियंस को आपस में जोड़ने के, उन चीज़ों के बारे में, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात करने में। तो आज भी जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें ये बात कहनी है और लोगों से शेयर करना, हमें मालूम है कि हमारी जैसे सोच के बहुत से लोग हैं, उन तक ये बात और उसकी गहराई को पहुंचाना है, उसके इम्प्लिकेशंस को पहुंचाना है, उनके इम्प्लिकेशंस के बारे में एक डिस्कशन को जनरेट करना है, तो हमें और इमेजिनेटिव तरीके सोचने होंगे जिनके ज़रिए हम वो बात कह सकें। मैंने एक और लेक्चर में कहा था कि और मैं उससे मतलब कभी कुछ चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसी 5-6 चीज़ें जो दिमाग में टिक जाती हैं। उनमें से एक ये है कि एक पोलिश डायरेक्टर से मैंने कहा था कि ऐसा क्यों है कि जो भी ईस्टर्न ब्लॉक से, ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से जो लोग डायरेक्टर्स आते हैं, वो सब टेक्स्ट पे बहुत गहराई में काम करते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के सब टेक्स्ट पर काम करते हैं कंपेयर टू अदर डायरेक्टर्स। तो उनका कहना था कि इसका कारण बहुत सिंपल है, और वो ये है कि हमारे देशों में डिक्टेटरशिप रही एक तरह की, और हमारे लिए छूट नहीं थी कि हम जो चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने जो सब टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट के जेस्चर्स और इन्फ्लेक्शंस और म्यूज़िक के ज़रिए वो सब टेक्स्ट क्रिएट किया जो ऑडियंस पहचानती है और शेयर करती है। तो एक सॉलिडारिटी हमारी सब टेक्स्ट से बनती है। टेक्स्ट तो वो है जो मतलब सबको एक्सेप्टेबल होगा, पर इट इज़ इन द सब टेक्स्ट दैट वी ब्रिंग इन द प्रोटेस्ट, एंड दैट टू मी इज़ द नीड ऑफ टुडे। कि आज हमें वो ढूंढना है कि हम क्या शेयर करते हैं, किन बातों को शेयर करते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बात कह पाएँ और जिस पे कोई बहुत ऑब्जेक्ट भी ना कर पाए। पर यह है बहुत चैलेंजिंग समय रंगमंच के लिए, टेस्टिंग है कि वाकई हम किस तरह का समाज हैं, हम कैसे लोग हैं, कितना हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, कितना हम वाकई इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, कितना हम वाकई सब तरह की कम्युनिटीज़ को साथ मानते हैं, एक जैसा मानते हैं। ये हमारे मतलब रंगकर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि हम ये बातें कहते रहते हैं कि रंगमंच हमको ये सिखाता है और वो सिखाता है, पर जब तक हम उसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो मैं नहीं मानती कि वो हमको ये सिखाता है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है आजकल, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। एक किसी ने पूछा था, मैं ये कॉमर्स वाली बात पे आऊँगी, किसी ने पूछा था कि इमेजिनेशन और रियलिटी की बात, तो मुझे लगता है कि थिएटर की खूबसूरती ये है कि क्योंकि वो एक मंच पे होता है, जब ऑडियंस देखने आती है तो वो उसको पता है कि जो भी है वो मंच पर खेला जा रहा है ना, प्ले कहते हैं इसको। कारण जी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते थे कि कैसे नाटक प्ले है, खेल है, और सब लोग ये मान के आते हैं कि ये खेल है। तो एक तरह का साइलेंट अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ऑडियंस आती है कि हम मतलब जुड़ने आ रहे हैं इस खेल से, और आप जैसे भी जोड़ेंगे हम जुड़ेंगे, है ना। तो ये जो है ये फिर एक एक्टर को पूरी इमेजिनेशन की स्पेस देता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है, क्योंकि वो जो क्रिएट करेगा उसी से जुड़ेगा दूसरा।
तो जितना अच्छा क्रिएट करेगा उतनी अच्छी तरह जुड़ पाएगा देखने वाला। तो ये जो ज़रूरत है, ये मुझे लगता है कि बड़ी सिग्निफिकेंट है कि इसमें इमेजिनेशन की पूरी छूट है थिएटर में, और जितनी आप छूट लेंगे उतना एक्साइटिंग थिएटर होने की संभावना है। जितना आप अपने आप को बांधते जाएंगे, जैसे हम लोग आजकल सब रियलिज्म से बड़े एक्साइट होते हैं, और शायद उसका एक्साइटमेंट का कारण क्योंकि वो फिल्मों से जुड़ गया है। फिल्म एक मीडियम ऐसा है जो कैमरा के ज़रिए आप तक आता है, कैमरा कहीं भी जा सकता है, तो कैमरा से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपको रियलिटी दिखाएगा। पर रंगमंच में, जो कि मंच पर होता है, किसी की ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो आपको रियलिटी दिखाएगा, है ना, रियल ढंग से दिखाएगा। रियल फूल, रियल बगीचा, रियल झरना, रियल पहाड़ नहीं दिखाएगा, दिखा सकता ही नहीं है। तो इसीलिए ये, क्योंकि वो छूट है, क्योंकि वो ऑडियंस मान के आती है, तो आप उसको जितना खुलापन देंगे उतना उसमें मज़ा आएगा। क्योंकि ऑडियंस जुड़ती कब है? वो ऑडियंस जुड़ती है जब आपने कुछ दुनिया बनाई और उस ऑडियंस ने वो दुनिया रिकग्नाइज की, उसमें उसकी भी क्रिएटिव फैकल्टी लगी रिकग्नाइज करने में, उसकी भी इमेजिनेशन लगी रिकग्नाइज करने में, तभी उसको मज़ा आता है। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, नया आप पर उजागर होता है, तो वो बड़ा एक्साइटिंग लगता है। दैट इज़ दी, मतलब जब हम एंटरटेनमेंट कहते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ हंसना नहीं होता, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ रोना भी नहीं होता नाटक में। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि क्या है जिसने आपको जोड़ लिया, क्या है जिसने आपको बांध लिया उस मौके पे, है ना। और वो बांधना वही है कि ऑडियंस पूरा जोर लगाती है कि आपने जो दुनिया बनाई वो उसको ग्रहण करे, और वो जितनी गहराई से आप उसको ग्रहण करने को मजबूर करते हैं, जितने कंसंट्रेशन से ग्रहण करने को मजबूर करते हैं, वो आप कैसा बनाएंगे इस पर निर्भर है, उतना ज़्यादा ऑडियंस को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये रिश्ता है मेरे ख्याल से रियलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि रंगमंच जो भी बात कहता है वो रियलिटी से जुड़ी नहीं है, पर वो कैसे कहता है इसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। और जितनी आप इमेजिनेशन को इसमें छूट देते हैं उतना मज़ा है उसको देखने में, समझने में, करने में, सभी में। किसी ने पूछा कॉमर्स के बारे में। देखिए, रंगमंच असल में मेरे ख्याल से तो कोई भी कला मूलभूत रूप से कमर्शियल नहीं होती, नहीं हो पाती या नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि ये जो हम बात कहना चाहते हैं उसका एक्सप्रेशन है। हम अपने अंदर जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने समाज में जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने भाव, डांस है, म्यूज़िक है, वो अपने भाव एक्सप्लोर करता है। तो उसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है ये सोच के कलाकार ऐसा नहीं कर पाएगा, खोज नहीं कर पाएगा। उसको कमर्शियली सक्सेसफुल बनाना या तो किसी और का काम है, या कि कमर्शियल किस्म की ये एक्टिविटी दूसरे लोग करते हैं। पर दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं मानती कि कमर्शियल थिएटर का कोई रोल नहीं है समाज में। मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वही है जो नियमित तौर पर हो सकता है, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। वही है जो लोगों में आदत डाल सकता है देखने की, एक समझ ला सकता है देखने की, और वही है जो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीज़ों के लिए तैयार करवा सकता है, क्योंकि वो रेगुलर होता है, उसके पास साधन है। अगर वो न हो तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आप देखेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में कमर्शियल थिएटर नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ ऑडियंस ही नहीं है थिएटर की, है ना। तो इसीलिए जहाँ जहाँ है उसने इन चीज़ों को बनाया है, और इसीलिए उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और दूसरा रंगमंच जिस तरह का हम आप करते हैं, शायद वो रंगमंच है जो एक्चुअली सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए है, और या सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए है, या समाज से कुछ शेयर करने के लिए है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसका लाभ भी उठाता है, उसको नई दिशा भी देता है, नई संभावनाएं भी देता है। तो एक बड़ा गिव एंड टेक का रिश्ता इन दोनों के बीच होता है, होना चाहिए।
और वो दोनों हों तभी दोनों समृद्ध भी होंगे, नहीं तो एक ना एक ज़रूर कैजुअलिटी हो जाता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये हर फील्ड में सही है। मैंने दे दिए ज़्यादातर जवाब। अच्छा, तो बहुत देर हो गई। हाँ, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बात करके बहुत मज़ा आया। मैं शुरू में सोच रही थी कि पता नहीं क्या बातचीत होगी, पर बहुत शुक्रिया। नमस्कार।